ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 27 फरवरी को द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है। रिलीज से ठीक एक दिन पहले 26 तारीख को केरला हाईकोर्ट के द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी 15 दिनों के लिए। परंतु फिर उसके बाद में जो दूसरी सुनवाई हुई उसमें कल 27 तारीख को दोपहर के बाद में फिल्म के रिलीज़ के ऊपर से जो स्टे था वो हटाया गया, रिलीज़ को परमिशन दी गई और इस कारण से फिर कल शाम के बाद से 6 बजे के बाद से द केरला स्टोरी 2 के शोज़ कुछ कुछ जगहों पर लगे थे। हालांकि फिर भी जो मेन मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उन्होंने आज 28 तारीख से फिल्म के शोज़ रखे थे, तो ये कह सकते हैं कि आज 28 तारीख से ही फिल्म को प्रॉपर रिलीज़ शनिवार को मिली है। कल तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था कि भी फिल्म रिलीज़ हो भी रही है नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन था कई सारे लोगों के मन में। इसके भी सेकंड पार्ट के भी प्रोड्यूसर पहले पार्ट की तरह विपुल अमृतलाल शाह ही है। डायरेक्टर हालांकि बदल गए हैं। सेकंड पार्ट को कामाख्या नारायण सिंह उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। 2 घंटे और 11 मिनट की कुल मिलाकर के ये फिल्म है। अब देखिए फिल्म कैसी बनी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिल्म के कैरेक्टर्स, जो अलग अलग सब प्लॉट्स है उनके बारे में भी संक्षेप में ऊपर से मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उससे पहले वामपंथियों की जो हिपोक्रेसी है ना, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। बॉलीवुड का इकोसिस्टम, इनके एलिट क्रिटिक्स वगैरह, उनको मैं देख रहा हूँ किस प्रकार के निहायती दोगले हिपोक्रिट ये लोग हैं। फिल्म कैसी बनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करें। शुरुआत में इनकी हिपोक्रेसी पर बात करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इंटरेस्टिंग काफ़ी सारी बातें हम करने वाले हैं और आप सभी मित्रों से प्रार्थना भी है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आप सब मित्रों के सपोर्ट की चैनल को आवश्यकता है। तो मैंने अभी देखा द केरला स्टोरी 2 रिलीज़ होने के कुछ दिन पहले या अभी रिलीज़ होने के बाद में भी कई लोग ये विशेषतः बॉलीवुड के इकोसिस्टम के, बॉलीवुड के पपेट्स ये बातें कह रहे हैं कि आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग। मुझे घिन आ रही है, हम कैसे समय में जी रहे हैं, कैसे पोलराइजिंग टाइम में हम जी रहे हैं, देश किस तरफ लेकर के जाया जा रहा है। कुछ काफ़ी बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस जो बॉलीवुड को प्रमोट करते हैं या बॉलीवुड के पपेट्स हम कह सकते हैं, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, वो इस प्रकार के पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हाय रे हाय, कहाँ गया वो बॉलीवुड जो बिना प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाता था। बिना प्रोपेगेंडा वाली मतलब कौन सी इनके अनुसार? हैदर, पीके, रंग दे बसंती या जो भी काफ़ी सारी वामपंथी प्रोपेगेंडा फिल्में जिनमें हिंदुओं की आस्था को पैरों तले रौंदा जाता था, नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जाता था, आतंकवादियों को जस्टिफाई किया जाता था, भारत को एक घिनौना इस्लामोफोबिक देश बता करके विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाता था, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया जाता था, वो इनके अनुसार बिना प्रोपेगेंडा वाला होगा शायद। तो ये पोस्ट कर रहे हैं कि कहाँ गया वो बॉलीवुड जो बिना प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाता था। इनको अचानक से चिंता होने लग जाती है द केरला स्टोरी 2 जैसी कोई एक आध फिल्म आ जाती है तो। हालांकि फिल्म कैसी बनी है मैं फिर कहूँगा, बाद में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। हाँ, आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग, ये वही लोग हैं, ऐसी जो बातें आज कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो इनका सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट है ना, उसका बेटा जुनैद खान, उसकी एक्टिंग देख करके किसी भी व्यक्ति को खून की उल्टियाँ होने लग जाए। उसकी पहली फिल्म महाराज, उसको सेलिब्रेट करता है यही बॉलीवुड का इकोसिस्टम जो पूरी तरीके से विशुद्ध मिशनरी प्रोपेगेंडा था। हमारे वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत महान संत, उन्हें मिशनरियों ने उनको टारगेट करते हुए, मिशनरियों ने उनके द्वारा खड़े किए गए जो सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको साथ में लेकर के उन निर्दोष संतों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया था, उन्हें किस प्रकार से उनको परेशान किया था, उनके भक्तों को कितना टॉर्चर किया गया था, कैसे उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदा गया था ब्रिटिश राज के समय। और केवल वे एक संत नहीं, मिशनरियों ने तो हमेशा से ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो संप्रदाय हैं, हमारे जो संत हैं, उनको हमेशा से टारगेट किया है। तो ऐसा जो पूरी तरीके से मिशनरियों के द्वारा लगे गए जो झूठे आरोप थे उन संत के ऊपर, उस प्रोपेगेंडा के ऊपर बॉलीवुड महाराज जैसी फिल्म बनाता है जिसमें क्या बताया जाता है कि हिंदू समाज अपनी नाबालिग बच्चियों को या बहुत जिनकी आयु काफ़ी कम है, विवाह नहीं हुआ, ऐसी बच्चियों को आश्रमों में बलात्कार कराने के लिए भेजता है हिंदू समाज। और बलात्कार कराने के लिए भेज करके उसका ढिंडोरा पीटता है पूरे मोहल्ले में कि मेरी बेटी को आज मैंने बलात्कार कराने के लिए भेजा है। और ढिंडोरा पीटने के बाद में मोहल्ले के काफ़ी सारे पुरुष जो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले जाते हैं वो बलात्कार देखने के लिए, और झरोकों से, खिड़कियों से, दरवाजों के झरोकों से वगैरह इधर उधर से उस बलात्कार को लाइव देखते हैं हिंदू समाज के लोग। और पेरेंट्स खुद ढिंडोरा पीटते हैं इस बात का। और अपनी बेटी का बलात्कार होने के बाद में
पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप सोचिए किस हद तक की घिनौने विकृत मानसिकता के लोग हैं ये बॉलीवुड के, जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। विशुद्ध मिशनरी प्रोपेगेंडा। और हम इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो गए हैं, ये अधिकतर ये जो ब्रिटिशों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा लिखा गया झूठा इतिहास है, या काफ़ी सारे इसमें से जो कॉन्वेंट में पढ़े हुए जो जनरेशन है, उनको ये बातें झूठ लगती है। इनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी बात को तो मिशनरी प्रोपेगेंडा बोल देते हो। इस हद तक के सोचने समझने की क्षमता ये जनरेशन खो चुकी है। इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको ये बातें देख करके ऑर्गेजम होता है, चरम सुख की प्राप्ति होती है कि हाँ, हिंदू समाज अपनी बेटियों का बलात्कार करवाने के लिए भेजता है, मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवाता है, फिर पूरे मोहल्ले को अपनी बेटी का बलात्कार दिखाता है, फिर मिठाई बांट करके सेलिब्रेट करता है। ये इनको न्यूट्रल फिल्म लगती है। ऐसे फिल्मों को ये इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता है। तब इनको नजर नहीं आता कि आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग, कि देखो विदेशी आक्रांताओं के प्रोपेगेंडा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। महाराज छोड़ दो, तेलुगु फिल्म श्याम सिंह रॉय, जिसमें देश भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया गया था। मंदिरों में नाबालिग बच्चियों को एक के बाद एक उनका कैसे बलात्कार होता है ये दिखाया था। उन नाबालिग बच्चियों के ऊपर मंदिरों के जो पुजारी है, पंडित है, वो किस प्रकार से पेशाब करते हैं। इस बात मतलब जो आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें फिल्म में दिखाई है। देश भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया। उस फिल्म को लिटरली सेलिब्रेट किया गया है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए किन किन लोगों ने उस फिल्म को प्रमोट किया है, किन किन लोगों ने उस फिल्म को सेलिब्रेट किया है, आपको दिख जाएंगे वो सारे रिव्यूज़ वगैरह। यही लोग फिर द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्म आती है तो इनको चिंता होने लग जाती है कि आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग, पोलराइजिंग टाइम्स में हम जी रहे हैं। और फिर ढोंग करेंगे दिखाने का कि देखो देखो, मैं तो इतना न्यूट्रल हूँ, मैं किसी भी प्रकार की फिल्म को बैन करने के पक्ष में नहीं हूँ। अरे तो होता कौन है बैन करने वाला? तुझसे पूछा किसने? किसी भी प्रकार की फिल्म को बैन करने के पक्ष में नहीं हूँ। और ये केवल महाराज या श्याम सिंह रॉय जैसी फिल्में नहीं, लाइन से इस प्रकार की फिल्में बनी है। मंदिरों को अन्याय अत्याचार के अड्डे दिखाने वाली कांतारा चैप्टर 1 जैसी फिल्म भी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें मंदिरों को स्लेवरी के अड्डे दिखाया गया, जो विशुद्ध मिशनरी प्रोपेगेंडा ही है। आप मानो ना मानो, ये पूरी तरीके से मिशनरी प्रोपेगेंडा ही है। और ये लोग कह रहे थे कि देखो देखो, आज के समय में कोई तो इधर उधर की कोई ऐसी फिल्म उठा करके लेके आती है दिखाने के लिए कि देखो सरकार कैसे बैन कर रही है। कहाँ से कोई संतोष नाम की, असंतोष नाम की पता नहीं कोई फिल्म है, देखो देखो सरकार ने रिलीज नहीं होने दिया। अरे कर लो रिलीज। उससे भी घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्में रिलीज हुई है 2014 के बाद में। उन फिल्मों को तुम्हारे इकोसिस्टम ने सेलिब्रेट किया है। क्या श्याम सिंह और रिलीज नहीं हुई, जिसमें पूरे देश भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया था? क्या महाराज रिलीज नहीं हुई है? कांतारा चैप्टर 1 रिलीज नहीं हुई है? कौन सा तुमको फांसीवाद देश में देखने को मिल रहा है कि तुम कहां से कोई संतोष नाम की फिल्म उठा करके ले, ये देखो रिलीज नहीं हो रही है, कोई वो पता नहीं देव पटेल की कौन सी छपरी फिल्म, पता नहीं कौन मंकी मैन या क्या, रिलीज नहीं होने दिया। अरे उससे घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्में तुमने बनाई है, सेलिब्रेट किया है, ऑस्कर के लिए लॉबिंग की हुई है ऐसी फिल्मों की। आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग इन। कि मतलब कोई व्यक्ति इतना दोगला हो सकता है यार? शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो थोड़ी सी। आज भी तुम्हारी इंडस्ट्री की 99% फिल्में विशुद्ध वोक या वामपंथी प्रोपेगेंडा से भरी हुई ही होती है, और ऐसी फिल्मों को ही तुम लोग सेलिब्रेट करते हो। हैदर का को राइटर बशारत पीर, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई काल्पनिक आर्टिकल लिखता है, उसको तुम्हारे बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस अचानक से उसको लगता है कि नहीं यार, इस आर्टिकल के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। पैसे बहाए जाते हैं, उस पर फिल्म बनाई जाती है, उस फिल्म को तुम्हारा इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता है, ऑस्कर के लिए लॉबिंग की जाती है, और पूरा मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम। मैं देख रहा हूँ एकेडमी अवार्ड्स का जो सोशल मीडिया पेज, उसके नीचे के कमेंट्स वगैरह मैंने देखे, सारे ब्लू टिक वाले बड़े बड़े अकाउंट्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स उस फिल्म के लिए लॉबिंग करते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसी ही वामपंथियों के एजेंडा पर आधारित फिल्म रिलीज हुई थी, जिस समय हमारे चैनल को कैसे टारगेट किया गया था वो दिखाने के लिए मैंने कमेंट भी आपको दिखाया था, कि जिसमें ये कहा गया था कि तेरी बेटी को डैश डैश जब चोदेगा तब पता चलेगा कि ये डैश डैश फिल्म कैसे मास्टरपीस है। तुम्हारे इकोसिस्टम ने, मतलब किसने रोका है तुम लोगों को? कौन सी फिल्में बैन हुई है? कहाँ बैन हुई है? धड़ल्ले से रिलीज हो रही है, तुम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। और इस बीच में केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्म आती है तो तुम लोगों को
आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग, पोलराइजिंग टाइम्स में जी रहे हैं, ये सारी बातें अचानक से याद आने लग जाती है और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि देश में कैसे फांसीवाद बढ़ रहा है या प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही है। अरे तुम लोगों को तो दया आनी चाहिए, तुम लोगों को दया आनी चाहिए हिंदुओं के ऊपर कि आज देश में एक दो एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दे, दो तीन एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दे, तो अधिकतर राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स और उनकी फिल्में बिल्कुल बहुत ही टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ख़राब बनी हुई होती है, बिल्कुल बी ग्रेड कैटेगरी की फिल्में हम 90 to 95% कह सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दें तो तुम लोग जिन फिल्मों को सेलिब्रेट करते हो, हैदर से लेकर के फिर वो श्याम सिंह रॉय तक, या ऐसी जो महाराज वगैरह जैसी फिल्में, उनकी क्राफ्ट देख लो, टेक्निकली कितनी वेल मेड बनी हुई फिल्में हैं, और इस प्रकार से बातों को प्रेजेंट किया जाता है कि तो क्या कहे, एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्में। भाई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स के पास में तो ऐसी क्राफ्ट पकड़ भी नहीं है, दो तीन एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दे तो मैं कह रहा हूं, फिर भी तुम लोग रोते रहते हो। चलिए, केरला स्टोरी 2, 3 लड़कियों के पात्रों पर यहाँ पर मुख्यतः फोकस है, सुरेखा, दिव्या और नेहा। सुरेखा का पात्र केरला से है, जिसके पिता बहुत सेक्युलर है, दिखाया है, सेक्युलरिज्म में पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। बेटी भी बिल्कुल अपने पिता को फॉलो करती है, पिता भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, बेटी भी नहीं करती। माँ हालांकि धार्मिक है, परंतु बेटी को पूरी तरीके से उन्होंने खुली छूट देकर के रखी, भाई तेरे को जैसे जीना है वैसे जी। तो सुरेखा एक सलीम नाम के लिबरल जर्नलिस्ट के प्यार में है, जिस सलीम की पहले से अपनी पत्नी है, साम्या जिसका नाम है, और उसकी पहली पत्नी को मैं तलाक दूंगा ऐसी बात उसने सुरेखा से कही है, और फिर अभी वो सुरेखा के साथ में रिलेशनशिप में है। बाद में फिर बात बढ़ते बढ़ते ये आती है कि चलो हम लिव इन में रहते हैं, तो सुरेखा सलीम के साथ में, जबकि वो पहले से विवाहित थी, फिर भी उसके साथ में लिव इन में रहने के लिए तैयार हो जाती है। माता पिता सेक्युलर होते हुए भी विरोध करते हैं, कि विरोध मतलब अब अपने आप को लिबरल भी दिखाना है, प्रोग्रेसिव भी दिखाना है, तो खुलकर विरोध तो नहीं कर पा रहे थे, पर ये कह रहे थे कि सोच लो क्या होगा आगे जा कर के, भले ही तुम अपना रिलीजन ना बदलो, पर तुम्हारे जो बच्चे होंगे उनका रिलीजन क्या होगा। तो बेटी का वही टिपिकल सा उत्तर कि भाई मुझे क्या लेना देना है बच्चों का रिलीजन कौन सा होगा, मुझे क्या लेना देना है। और सलीम के कैरेक्टर के माध्यम से काफ़ी सारी बातें महत्वपूर्ण वो बता रहे हैं। 2047 तक का जो गज़वा हिंद का जो मिशन है, जो कि डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, कोई छुपी छुपाई बातें भी नहीं हैं। PFI का ही जो ऑफिशियल उनका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी सामने आए थे, जिसमें क्लियरली बातें लिखी हुई है। बहुत वर्षों से ये सब बातें सबको पता है कि इसी एजेंडा के तहत बहुत सारे आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। और फिल्म में एक डायलॉग ये भी है कि जो ताकत मोहब्बत में है वो ये बम वगैरह वगैरह इसमें कहाँ है। मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत है, और डेमोग्राफी चेंज करने का ये सबसे आसान तरीका है। बम धमाका वगैरह करके तो कितने 10-20 लोगों को केवल मारा जा सकता है, परंतु उससे बाद में जो लोगों का आक्रोश बढ़ता है वो भी झेलना पड़ता है। पर मोहब्बत, प्यार, ये सबसे बड़ी ताकत है। इसके माध्यम से जो डेमोग्राफी चेंज की जाती है, उसमें तो भाई मतलब कोई कहीं पर भी कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर प्यार सबसे बड़ी ताकत वाला झुंझुना आ जाता है। बम धमाका करने के बाद में तो चलो 10-20 लोग केवल मरेंगे, उसके बाद में पूरे देश में उसकी आलोचना होगी, और इवन लिबरल्स वोक्स भी उस बात को डिफेंड नहीं कर पाते, करने का प्रयास तो करते हैं, आतंकवादियों को जस्टिफाई करने का भी प्रयास करते हैं। कहीं पर कोई गरीब हेडमास्टर का बेटा था, नहीं यार वो तो धोनी का फ़ैन था, नहीं यार वो तो बड़ा इंटेलेक्चुअल था, नहीं यार वो तो बड़ा ये कुछ रील्स वगैरह बनाने का उसका पैशन था, वगैरह वगैरह बातें करके आतंकियों को ये जस्टिफाई करने का तो प्रयास करते हैं। परंतु फिर भी बम धमाके से वो पैक्ट जो आतंकियों के लिए उद्देश्य जो उनका होता है, उस प्रकार का इम्पैक्ट उससे नहीं मिल पाता। परंतु मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत है, प्यार सबसे बड़ी ताकत है, और उसके माध्यम से डेमोग्राफी चेंज करना बहुत आसान भी है। और कोई भी वो कहता है कि इसमें हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ये बात भी वो वहाँ पर कहता है। पर्टिकुलर डायलॉग अगर मैं आपको बता, मैंने लिख कर के भी रखा था, चेंज ऑफ द डेमोग्राफी इज़ द की। हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल भी है। तो ऑब्वियसली मेंटलिटी है। आप सोचिए, जो आतंकवादी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जितने भी आतंकवादी संगठन हैं दुनिया में, उनका उद्देश्य क्या है कि भाई इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना। ये तो ऑफिशियल बात है ना, सभी आतंकवादी संगठन ये बात मानते हैं कि इस्लामिक स्टेट की उन्हें स्थापना करना है। अब उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है
बम धमाके वगैरह वो तो होता ही रहता है, परंतु उससे भी आसान तरीका ये जो नया है जिसमें लिबरल्स और वोक्स खुलकर सपोर्ट भी करते हैं। प्यार सबसे बड़ी ताकत है, ये झुंझुना पकड़ा करके। तो वही बात सलीम के पात्र के माध्यम से वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो बेटी है सुरेखा, वही इट्स माय चॉइस। सलीम बड़ा लिबरल जर्नलिस्ट है, और लिबरल होने का ठेका क्या केवल हिंदुओं ने ही लिया हुआ है क्या? बाकी जगहों पर तो बड़े लिबरल बनते हो पापा आप, पर जब मेरी बात आती है तभी कैसे तुम एकदम कट्टर हिंदू बन जाते हो। तो इस प्रकार की बातें बेटी करती है अपने पिता से। मैं जीवन भर लिव इन में ही रहूँगी, मेरे बेटे का रिलीजन क्या होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कन्वर्ट नहीं होने वाली। ये बात पहले वो सलीम से कह भी रही है, और सलीम शुरुआत में ये बातें ऊपर ऊपर से सब वो एग्री भी कर रहा है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में उसका उद्देश्य बाद में वो धीरे धीरे रिवील होता है। इसके बाद में नेहा नाम का एक पात्र है जो एक एथलीट है, भाला फेंक की खिलाड़ी है, और समाज के पिछड़े वर्ग से उसे दिखाया है। और माता पिता धार्मिक है, भगवान शिव जी के भक्त हैं, मंदिर में उनको शुरुआत में दिखाया भी है। वो एक लड़के से प्रेम, ये जो पात्र है नेहा का, वो मेरे ख्याल से तारा शाहदेव जो जिनका लव जिहाद का केस 2014 में ही सामने आया था, उस समय मुझे जितना याद है 2016-17 के हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने उस केस के बारे में चर्चा भी की हुई है। हमारे पुराने वीडियोज़ में जो प्रतीक स्पीक्स चैनल पर है, या फिर 2017 के बाद के हमारे इस चैनल के भी कुछ वीडियोज़ है, उसमें हमने उस केस के बारे में कई बार चर्चा की हुई है। तो तारा शाहदेव उनका जो केस है, जो नेशनल शूटर थी, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी शूटिंग में, तो उनको भी किस प्रकार से जो भी बातें इस फिल्म में नेहा के साथ में होते हुए दिखाई है, वो सब कुछ उनके साथ में हुआ था। और अभी तारा शाहदेव उन्होंने खुद सामने आकर के ये बातें सब कही भी है, और उन्हें भी कितने वर्षों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी न्याय पाने के लिए। सब केस हमारे सामने, और ये कोई इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है, मेन स्ट्रीम में ये सारी बातें होती है। बाद में फिर नेहा को धीरे धीरे जो लड़का था उसने पहले कैसे अपने आप का नाम बदल करके प्यार का ढोंग रचा, विवाह कर लिया, विवाह के कारण माता पिता से नेहा दूर हो जाती है। परंतु बाद में फिर उसकी जब असली सच्चाई सामने आती है तो वो यही बहाना बना देता है कि नहीं यार, तुम मुझे नहीं मिलती, इस कारण से मैंने झूठ मूठ में बताया कि मैं हिंदू हूँ। फिर धीरे धीरे सब बातें सामने आने लग जाती है। जिस लड़के से उसने विवाह किया था, जो मौलवी है, या फिर और भी कई सारे लोग, उनके माध्यम से नेहा का बाद में कैसे बलात्कार होता है, और इस पूरा सबका परिवार का सपोर्ट भी इस बात में दिखाया गया है। नेहा के बाद में दिव्या नाम का कैरेक्टर है, इसके माध्यम से भी बहुत सारी बातें फिल्म में दिखाई है। दिव्या एक बड़ी लिबरल वोक प्रोग्रेसिव लड़की दिखाई है, हालांकि आयु बहुत कम है, 16 वर्ष की ही उसकी केवल आयु है, पर इंस्टाग्राम पर अश्लील वल्गर रील्स वगैरह वो बनाने लग गई है। माँ इसका बहुत विरोध करती है, पिता चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। पिता कहते हैं कि हमें थोड़ा सा संभल कर ही डील करना होगा इस बात से, नहीं तो बेटी हो सकता है कि बहुत कुछ गलत कदम ना उठा ले। माँ तो खुलकर इसका विरोध कर रही है। माँ की भी पीड़ा जो है वो दिखाई गई है, माता पिता की, पेरेंट्स की पीड़ा को वहाँ पर दिखाया है कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बेटियों के साथ में क्या हो रहा है, बड़ा लिबरल वोक प्रोग्रेसिव बनने के नाम पर। दिव्या जिस लड़के से विवाह करती है उसने हालांकि अपना कोई रिलीजन छुपाया भी नहीं है। शुरुआत में वो खुद दिव्या को उसके माता पिता के विरुद्ध भड़काता है। दिव्या भी ये बातें कहती है कि यार ये हिंदू पेरेंट्स कैसे कट्टर होते हैं ना, मतलब विशेषतः मेरी माँ, आई हेट दैट वुमन, जो घिन आती उससे। तो रेबल बनने का जो माइंडसेट है वो दिव्या के अंदर दिखाया है, और उसी जो युवावस्था की उच्छृंखलता होती है उसमें वो फिर जो राशिद नाम का लड़का है उसके साथ में वो विवाह कर रही है। विवाह के बाद में फिर जो माता पिता उसे कट्टर लग रहे थे, सपने दबाने वाले लग रहे थे, हालांकि उन्हीं माता पिता ने उसको नृत्य, डांस के क्लास वगैरह भी लगाए थे, पारंपरिक नृत्य भी सिखाया था, पर वो पेरेंट्स उसको घिनौने लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसको सेमी-न्यूड या अश्लील रील्स वगैरह नहीं बनाने दे रहे थे। बाद में फिर जो वो अपने प्रेमी से विवाह करके जाती है, तो उसके बाद में फिर सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। जो राशिद की बहन है, जैसे ही दिव्या घर में आती तो शुरुआत में ही वो कहती है कि ये वही लड़की है ना जो अपनी जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाती है। धीरे धीरे ये सब बातें वो सामने लेकर के आ रहे हैं। देखिए, फिल्म में फर्स्ट हाफ में विशेषतः माता पिता की, पेरेंट्स की जो पीड़ा दिखाई है ना, वो देख करके मुझे याद नहीं है, मैंने शायद हज़ारों फिल्में देखी हुई है, मतलब शायद 4-5 हज़ार फिल्मों के रिव्यू तो हमने हमारे ही चैनल पर किए हुए होंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि आज तक मैंने किसी एक फिल्म में भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स की पीड़ा को देखा है। नहीं, मैंने नहीं देखा भाई।
इस फिल्म में जो माता पिता की पीड़ा दिखाई है ना, पेरेंट्स की, वो देखते हैं कि अपना पूरा जीवन न्योछावर करके, अपना खून पसीना बहा करके उन्होंने जिन बच्चों को बड़ा किया है, विशेषतः बेटियों को, उनके हाथों के सामने वे उनका जीवन बर्बाद होते हुए देखते हैं। उन माता पिता के वो रोते बिलखते हुए चेहरे, और इसके पीछे वही अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जो बातें दिमाग में घुसा दी ना, प्यार का झुंझुना पकड़ा करके कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है और वही तुमको जीवन की असली खुशी देगा। माता पिता के विरुद्ध तुम्हें विद्रोह करना ही होगा। कुछ ऑनर किलिंग के कथित आंकड़े दिखा करके बच्चों को और ज़्यादा भड़काया जाता है पेरेंट्स के विरुद्ध कि तुम्हारे असली दुश्मन माता पिता और तुम्हारा समाज है। जबकि सच्चाई यह है कि कठिन परिस्थिति आने पर वही माता पिता, वही समाज ही तुम्हारे साथ खड़ा होता है, दूसरा कोई खड़ा नहीं होता। और इस फिल्म में भी माता पिता हो, समाज हो, कैसे खड़ा होता है साथ में, ये बात भी वो दिखा रहे हैं। कैसे दिखाया है, फिल्म कैसी है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं अभी केवल फिल्म में जो बातें दिखाई है वो आपको बता रहा हूँ। तो ये पेरेंट्स की जो पीड़ा दिखाई है वो मेरे लिए, मैंने जो हज़ारों फिल्में देखी फिर भी मेरे लिए बिल्कुल ही अलग बात थी कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा। आपको देश भर में करोड़ों पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो इस फिल्म में जो 3 पेरेंट्स दिखाए ना, उनके जैसी अवस्था उनकी दिखेगी, जो अंदर ही अंदर मर चुके हैं, एक प्रकार से मृत होकर के जीवन जी रहे हैं। अपना पूरा सब कुछ खून पसीना बहाकर, सब कुछ न्योछावर करके उन्होंने जिन बच्चों को बड़ा किया था, उनका ही जीवन वो अपने हाथ से बर्बाद होते हुए देखते हैं। किस लिए? प्यार सबसे बड़ी ताकत है, प्यार का झुंझुना। यहां पर बिल्कुल रियलिस्टिक वे में सच में पेरेंट्स कैसे होते हैं, 99.99% नहीं, लगभग सभी पेरेंट्स कैसे होते हैं यहां पर फिल्म में दिखाया है। उनकी असली पीड़ा को यहां पर दिखाया है। तो ये बात मुझे फिल्म की पसंद आई, ठीक है। बाकी अभी आते हैं फिल्म कैसी बनी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, वामपंथी जो बड़ी कह रहे हैं कि आई हेट द टाइम्स वी आर लिविंग। भाई वामपंथी, तुम लोग जिन फिल्मों को, जिन प्रोपेगेंडा फिल्मों को सेलिब्रेट करते हो ना, चाहे वो हैदर से लेकर के, श्याम सिंह रॉय से लेकर के, महाराज से लेकर के, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, ये फिल्में देख लो टेक्निकली कितनी एक्सट्रीमली वेल मेड है, जबकि पूरी तरीके से झूठे प्रोपेगेंडा पर आधारित है। कहीं पर कोई दूर दूर तक उसमें सच्चाई नहीं, फिर भी तुम लोगों को वो फिल्में पसंद आती है। दूसरी तरफ जब बात आती है राष्ट्रवादी विचारधारा की, ये बहुत सारे करोड़ों करोड़ों माता पिता, जो भी पारंपरिक परिवार है, ट्रेडिशनल फैमिलीज है, हिंदू परिवार है, उनकी पीड़ा है, बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, परंतु उनकी पीड़ा को उतना बेटर वे में सामने रखने वाले फिल्म मेकर्स नहीं है देश में। कुछ 2-3 एक्सेप्शंस अगर हम केवल छोड़ दे तो नहीं है। केरला स्टोरी 2 भले ही बातें वो सही दिखाना चाहती हो, जो भी है, पर प्रेजेंटेशन नहीं था सही, डायरेक्शन नहीं था सही, और ये बातें हमें एक्सेप्ट करनी होंगी, एग्री करनी होंगी, तभी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिल्म भले ही विषय काफ़ी सारी बातें, जो बातें आवश्यक है बताना, वो बताती भी है, परंतु दिखाने का जो तरीका है, इवन फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो पहले फिल्म की अपेक्षा भी कम लगती है। बजट पहले फिल्म की अपेक्षा भी कम लगता है। हालांकि होना उल्टा चाहिए था, पहली फिल्म इतनी बड़ी सफल थी तो सेकंड फिल्म में बजट वगैरह में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए थी, पर वो इस बार हमें नहीं दिखती है। डायरेक्शन भी हमें डिसअपॉइंट करता है, और कहानी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है उसमें कहीं पर भी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई देती। बहुत सिंपल, जैसे कोई व्यक्ति बैठ करके जस्ट किसी को कहानी बता रहा हो कि ये लड़की थी, उसके साथ ये हुआ, ग्वालियर में एक थी, कोची में एक थी, जोधपुर में एक थी, देखो देखो ये हुआ है, ऐसे ऐसे, जैसे जस्ट कोई कहानी बता रहा हो, इस प्रकार का प्रेजेंटेशन लगता है। उसमें कहीं पर भी कोई क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिलती। यानी कुछ तो थोड़ा अलग जोनरा हो, कहानी को बताने का तरीका अलग हो, कुछ तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी ना। आप वामपंथियों को ही देख लो भाई, उनकी अलग अलग जोनरा में किस प्रकार से वो अपनी बातें प्रमोट करते हैं, और ऐसे करते हैं कि जो आज की जनरेशन जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मानती है, उन लोगों को सब कुछ झूठ होते हुए भी उसमें वो फंस जाते हैं। और यहाँ पर सच में हजारों नहीं, लाखों लाखों ऐसी घटनाएं हैं, रियल केसेस है, फिर भी हम अपनी बातों को उतना मैच्योर वे में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते कि हम नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ पाए या उन्हें ये बातें समझा पाए। और जब तक हम क्रिएटिव नहीं बनेंगे तब तक ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा भी नहीं सकते। अब यही बात जो फिल्म में दिखाई है, जस्ट थोड़ा सा, भले ही ज़्यादा कुछ बजट बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक डिस्टोपियन फ्यूचर में फिल्म को सेट कर दिया जाता, जो गजवा हिंद मिशन 2047 है, जो सच भी है, तो 2047 में या 2050 में कहानी को स्थित करके एक डिस्टोपियन फ्यूचर का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता था।
कि जो भी मिशनरीज़ है या कई सारे जो आतंकी जो देश को कन्वर्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मिशनरीज़ है, उस कारण से देश के हालात क्या है 2050 के समय तक, ये दिखाया जा सकता था कि कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार, जेन्स ही ने कुछ सेक्युलर्स, लिबरल्स, वोक्स की बातों में आकर के कुछ ऐसी सरकारों को बाद में चुना जो सेक्युलर माइंडसेट की थी। उस कारण से देश में कैसे डेमोग्राफिक चेंज हो गई, कैसे पॉलिसीज चेंज हुई, उसके परिणाम 2050 में क्या हुए। भविष्य से कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवल करके पीछे आ रहा है, और यहाँ पर फिर कुछ लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा है किसी माध्यम से कि एक जो गलती किसी समय हुई थी वो गलती कैसे हमें नहीं करनी चाहिए। उस कारण से बाद में कैसे देश की डेमोग्राफी चेंज हो गई, उसके माध्यम से देश का एक एजुकेशन सिस्टम या ब्रिटिशों के द्वारा लिखा गया झूठा इतिहास, उसके होने वाले अलग अलग परिणाम, पॉलिटिक्स, या जो फिल्म इंडस्ट्री का भी इसमें क्या रोल है, लेफ्ट का इकोसिस्टम इस समय क्या कर रहा था, बहुत सारी बात इसमें कवर की जा सकती है। कुछ तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना दिखाने में। और चलो प्लेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कहानी दिखानी हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाई है, उस दृष्टि से भी फिल्म का प्रेजेंटेशन सही नहीं था। परंतु फिर भी फिल्म के फर्स्ट हाफ में माता पिता की पीड़ा को जिस प्रकार से दिखाया है, पेरेंट्स की, उस बात के लिए तो बिल्कुल फिल्म की प्रशंसा करनी बनती है। पर हाँ, डायरेक्शन, प्रेजेंटेशन में फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। फिल्म में जो विषय दिखाया, इसको लेकर के मैंने द केरला स्टोरी के पहले पार्ट के समय भी आपको एक वीडियो बना करके बताया था। मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, उन्होंने तो आज से 60 वर्ष पहले के समय से 70-80 के दशक से ही इस पूरे विषय के बारे में जागृति लाना शुरू कर दिया था। 70-80 के दशक से। वो वीडियो आप यहाँ पर देखिए। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है जयराम जी की। ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। क्योंकि भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है जयराम जी की। अगर मेरी बात पर आप नहीं विश्वास करते तो बाबा लोगों से माँ पूछ लो, बहुत सारे साधु लोग आए। क्यों महाराज, सही बात है ना, पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। जयराम जी। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को, भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा देना। हमारा देश अखंड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे हम। किसी से मिलने या बातचीत करने के लिए शंकराचार्य को रोकना और उनको चारों तरफ घेरे में बनाए रखना, मानसिक त्रास देना, ये उनकी पीड़ा उनकी नहीं रही। सारे हृदय पीड़ित हैं। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, ये बात सब अच्छी है, लेकिन हिंदू मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है। और जब जब इस संस्कृति पर आक्रमण हुए हैं, तब तब जैसे समुद्र की लहर पीछे लौट जाती और जब आती है तो और वेग से आती है। ये भारत की लहर फिर वेग से आने वाली है। हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, कि हिंदुस्तानियों को अगर गुलाम बनाना हो तो इनको पहले अपने हिंदू धर्म से नफरत पैदा हो, हिंदू शास्त्र से, हिंदू संतों से इनको नफरत पैदा की जाए, और पढ़ाई लिखाई में ये संस्कार डाल दिए जाएं कि तुम्हारे वेद तो कुछ भी। संख्या घट रही, हम 5 और हमारे 25, संख्या तेजी से बढ़ रही। माइनॉरिटी में जहां जहां है उनकी हालत बुरी है। ये तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वालों की बोलबाला है, और देशों में हिंदू माइनॉरिटी में है बहुत बुरी हालत। शोषण हमारा ही होता रहेगा सब जगह। हम सहिष्णु हैं, हम उदारवादी हैं, हम दयालु हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम कायर नहीं बनेंगे, और हम अपने इष्ट देवों के लिए गालियां सुनेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं, और धर्मांतर का चक्र सहेंगे भी नहीं। तुम कितने भी तीर्थ ना लो, तुम कितने भी किसी पीर पैगंबर को, किसी के वली को पूज कर उनके पंथ मत संप्रदाय में नाक रगड़ने लग जाओ, फिर भी दुखों का अंत उन लोगों का नहीं हुआ। धर्मांतर कराने वालों ने बहकाया, तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तुम्हारा गणपति ऐसा, तुम्हारा राम ऐसा, हमारा रिलीजियस में आ जाओ।
लेकिन तुम्हारे रिलीजियस में तुम बिना शराब के नींद नहीं कर सकते हो, और अंदर अंदर धर्म के उपदेश करने वाले भी अंदर अंदर संभोग से समाधि के झंझट में पड़े हुए हो, तो हमें तुम विकारों से कैसे छुड़ाओगे बेटा? तुम जरा सुधरने के रास्ते चलो। सनातन धर्म की सच्चाई देखना चाहो तो कदम कदम पर ऐतिहासिक ढंग से, साधना के ढंग से, वैदिक ढंग से आपको मिल सकती है। किसी पीर ने या किसी साधु ने या पैगंबर ने अपनी भावना में आए ऐसा कुछ लिखकर धर्म ग्रंथ नहीं बनाया। ये तो सनातन सत्य है। राम के पहले वेद हैं, कृष्ण के पहले वेद हैं, और कृष्ण की सिद्धि वेदों से होती है। वेदों की सिद्धि कृष्ण से नहीं होती है। राम की सिद्धि वेदों से होती है, राम से वेदों की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा वेद भगवान का ज्ञान सनातन है। भारत विश्व का गुरु था, अब थोड़ा भूल गए। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा स्वप्न आज नहीं तो कल साकार होके रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको फिर हजारों नहीं लाखों बच्चे अभी लगे देर सबेर इस काम को पूरा कर लेंगे। आपका शुभ संकल्प है तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम है तो काम होके रहेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नारा यही कि देश को विश्व गुरु बनाना है, विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है, और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी, तीसरी। संतों का संकल्प है आज नहीं तो कल होके रहेगा। प्रकृति ईश्वर ऐसे कई आत्मा प्रकट है जो हो चुके हैं। लाखों मेरे बेटे पैदा हो चुके हैं, मेरे लाखों बच्चे पैदा हो चुके हैं। वो बनाएंगे विश्व गुरु भारत को। तुम देखते रहना। जाते थे एक और विषय जिसके बारे में चर्चा करना रह गया था, फिल्म का नाम। कई सारे लोग जस्ट फिल्म के नाम के कारण आलोचना कर रहे थे। हालांकि नाम में ही गोज बियॉन्ड है, यानी केरला से भी आगे जा कर के दूसरे राज्यों की कहानी हम यहाँ दिखा रहे हैं। यही फिल्म के नाम में भी है, तो प्रॉब्लम, समस्या होने का प्रश्न ही नहीं था। और अगर नाम ही समस्या हो तो भाई डेली क्राइम्स जैसी सीरीज़ के समय भी प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, या फिर उड़ता पंजाब मैंने आज तक देखी नहीं है, परंतु उस समय भी फिल्म के नाम के कारण काफ़ी विवाद हुआ था। तब तो बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम ही उसको सेलिब्रेट, मतलब ये कह रहा था कि क्या हो गया, नाम टाइटल में है तो, या फिल्म में भी उस प्रकार से बातें प्रस्तुत की है। तो हालांकि आज तक मैंने उड़ता पंजाब देखी नहीं है, उसमें क्या दिखाया है क्या नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ। और बात यह है ना कि वामपंथियों ने केरला को बिल्कुल किसी आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, अपने राज्य का इतिहास, अपने संस्कृति, अपनी कल्चर, इस पर बिल्कुल हमें गर्व होना चाहिए। और मैं केरला से जो मित्र हमारे जुड़े हुए हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, वामपंथी, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि वे केरला को आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके पीछे उन्हें केरला की जो महान संस्कृति है उसके प्रति कोई प्रेम है, तो आप गलत हो। उन्हें केरला की महान संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा वामपंथियों का मुख्य उद्देश्य तो हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाना, और जो लोग हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा करके डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं कन्वर्जन के माध्यम से, चाहे वो मिशनरीज हो या जो भी गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, उनको एक प्रकार से शील्ड देना हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा करके, ये हम इसकी आड़ में होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन बातों को स्पष्ट रूप से बोलना आवश्यक है कि वामपंथियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो कोई केरला की महान संस्कृति को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसकी आड़ में वे कुछ और ही बातों को प्रमोट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनका उद्देश्य कुछ और ही है। और रही बात बीफ की, तो 90 के दशक तक भी कभी भी बीफ केरला की मुख्य खाद्य संस्कृति है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार की बात फिल्मों में वगैरह दिखाई जाए। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे जो डेमोग्राफी चेंज हुई, उसके बाद में फिल्मों के माध्यम से ये कैसे नैरेटिव बनाया गया, बीफ परोठा को केरला की मुख्य खाद्य संस्कृति के रूप में कैसे प्रमोट किया जाने लगा, ये सब कुछ हमने पिछले 2-3 दशकों में अपने आंखों से होते हुए देखा है। जितना मैंने कुछ बातें पढ़ी है उसके अनुसार जो त्रावणकोर साम्राज्य था उसमें तो गो हत्या पर पूरी तरीके से बंदी थी, और एक अक्षम्य अपराध के रूप में ही गो हत्या को माना जाता था। और केवल त्रावणकोर साम्राज्य ही नहीं, पूरे देश भर में जितने भी हिंदू साम्राज्य हैं, गौ माता की सेवा करना, गो रक्षा करना, ये तो हमेशा से हमारी सभ्यता संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। और जितने भी विदेशी आक्रांता आए, उन्हें जब ये बात पता चली तो सबसे पहला उनका टारगेट हिंदुओं की आस्था को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, एक तो मंदिर तोड़ना और दूसरा गोहत्या करना, ये सभी विदेशी आक्रांताओं ने किया हुआ है।
इवन पुर्तगीज़ों का जो शासन था वहाँ पर तो जो इंक्विजिशन के समय हमें पढ़ने को मिलता है कि ज़बरदस्ती बीफ खिलाना या फिर कुएं में पाव डाल करके जो होता है ना, पाव डाल करके फिर उस कुएं का पानी जो भी पी ले वो कन्वर्ट हो गए, इस प्रकार से भी इतने अन्याय अत्याचार देखे हुए। और जो मना कर देता था कन्वर्ट होने के लिए, फिर इंक्विजिशन के अंदर उनके लिए क्या क्या सजाएं थी वो जस्ट आप ऑनलाइन सर्च करके पढ़ लीजिए। उन्हें हेरेटिक कह करके ज़िंदा जलाया जाता था, उनके हाथ काटे जाते थे। तो ये हुआ है, पिछले 1000 वर्षों का इतिहास है। पिछले 1000 वर्षों में विदेशी आक्रांताओं के अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार जो उन्होंने किए, 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम इन विदेशी आक्रांताओं ने पिछले 1000 वर्षों में किया हुआ है। और ये सच हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों पर भी मंदिर तोड़े जाना और दूसरा गोहत्या करना, इस बात को वो हिंदुओं की आस्था को कुचलने के लिए उपयोग करते थे। और दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ताकतें ऐसी है जो अभी भी उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी वो विदेशी आक्रांताओं का जो उद्देश्य था ना, हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड, उन्हें कन्वर्ट करना, दुर्भाग्यवश आज भी कुछ लोग उस मानसिकता से ग्रसित है। आज भी उन्हें लगता है कि ये जो मूर्ति पूजक है वो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स है, आइडल वर्शिपर्स वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स है, उन्हें ट्रू सेवियर की शरण में लाने की आवश्यकता है। आज भी कुछ लोग इन बातों में बिलीव करके कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। और इस कारण से फिर बीफ वगैरह फेस्टिवल मना करके, सड़कों पर गौ माता को काट करके या गौ माता की बच्चिया को सड़कों पर काट करके, फिर मांस को हाथ में पकड़ करके सेलिब्रेट करना, ये सब होते हुए हम देखते हैं। और ये करके उन्हें लगता है कि वे सेक्युलरिज्म की रक्षा कर रहे हैं। सड़क पर गौ माता को काट करके, गौ माता की बच्चिया को काट करके, फिर सड़क पर बीफ पका करके हम समाज को लिबरेट कर रहे हैं या सेक्युलरिज्म की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को पैरों तले रौंद करके आप कैसे सेक्युलरिज्म की रक्षा कर रहे हैं? कैसे? ये सेक्युलरिज्म की रक्षा है, ये हेट स्प्रेड करना नहीं लगता। चलिए, कुल मिलाकर के फिल्म में जो बातें दिखाई है, ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में ही हमने देखी है। फिल्म में जितना दिखा है उससे भी बड़ी गंभीर ये समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जिस प्रकार से फिल्म में ये बातें प्रस्तुत की है, डायरेक्शन हो, प्रेजेंटेशन हो, वो हमें डिसअपॉइंट करता है। और मैच्योर वे में बहुत अच्छी तरीके से इन्हीं बातों को प्रस्तुत किया जा सकता था। मैं द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो US 16+ की रेटिंग के साथ में फिल्म को रिलीज़ किया गया है। फिल्म में डायरेक्ट ऐसी कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है, परंतु बलात्कार के सीन है फिल्म में। बाकी आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ में देख सकते हैं। US 16+ की रेटिंग के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।